Hello students, welcome to B2E Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to the second lecture of a very easy chapter, that is work, power and energy. बेटा आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, राइट? और आई डोंट थिंक कि 3-4 पार्ट से ज्यादा इसमें लगेंगे, राइट? एंड आप इजीली 1 से 2 क्वेश्चन बेटा इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा बेटा, नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू दैट, राइट? एक प्रॉपर लिंक बना पाओगे, है ना? तब जाके चैप्टर पूरा ग्रिप में आएगा. प्लस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ यूज होता है, तो प्लीज उसको भी गो थ्रू कर लेना है. आपको आता है बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड. नहीं आता है, गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट, है ना? इंश्योर कि एनएलएम अच्छे से आ गया है, ग्रिप में आ गया है, तब इस चैप्टर पे कूदना है बेटा, ठीक है? ओके. इसके अलावा बेटा मैं हमेशा की तरह यही बोलूंगा, प्लीज प्रॉपर्ली क्लास की तरह अटेंड करना, है ना? आज का क्लास वर्क पावर एनर्जी के क्लास का आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा हाउ टू बेसिकली सॉल्व अ प्रॉब्लम इन वर्क पावर एनर्जी, राइट? हमारे पास बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, राइट? कार्य ऊर्जा परिमेय जिसे कहते हैं हिंदी में. हमारे पास बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, राइट? ऊर्जा संरक्षण का नियम, करेक्ट? तो इस तरह से अगर देखेंगे तो काफी सारी बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे एनएलएम में, वैसे यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा वो प्योरली आज के लेक्चर पे बेस्ड होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस के साथ, एनर्जी के साथ थोड़ा अच्छे से तैयार करना है बेटा इसको, राइट? चलो अब बिना ज्यादा टाइम खराब किए बेटा लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर. लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं. तो बेटा जहां तक वर्क पावर एनर्जी की बात करें, करेक्ट, वर्क पावर एनर्जी की बात करें, हमने कहा एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरी, ये वाला पार्ट हम करेंगे. इसी में इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेंगे, ठीक है ना? चलो तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो एनर्जी है ना, हम उनकी बात करने जा रहे हैं. अब देखो एनर्जी वैसे एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत कुछ आता है. थर्मल एनर्जी आता है, मैग्नेटिक एनर्जी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आता है, ऐसे करके थर्मल एनर्जी आता है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम वो एनर्जीज की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप बोलोगे सर मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एनर्जी इंपॉर्टेंट है? भाई मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमें एक तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, और दोनों को अगर जोड़ दें तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. सो ऑल टुगेदर हम लोग ज्यादा फोकस किस पे रहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. फिर इनको यूज करके कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम निकालते हैं, मतलब उसको कैसे यूज कर रहे हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे यूज करना है. यहां पे मेजरली बच्चा जो फंसता है बेटा वो इस बात में फंसता है कि सर कब किसे लगाना है, कब हमें एनर्जी कंजर्व करनी है और कब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है. तो मैं उसे बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा कि कब कैसे, और प्लस प्रॉपर्ली मैं एग्जांपल्स दूंगा दोनों ही के लिए, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट बेटा. तो देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी की, राइट? जहां तक काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. देखो यहां पे हमने लिख दिया, यानी किसी बॉडी के पास बेटा अगर मोशन है, अगर वो चल रहा है, राइट, तो उसके पास जो एनर्जी होगी ड्यू टू द मोशन, उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी. आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है. जहां तक इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो देखो बेटा ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर. आप बोलोगे सर यहां एम मास ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स, वी स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा? यानी कि ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. कोई दिक्कत? इसके साथ साथ यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है ना? देखो बेसिक काइनेटिक एनर्जी पे भी इक्का दुक्का सवाल बनते हैं, तो मैं उनको यहीं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक? आपसे बोलेगा कि भाई एक तरफ हमने काइनेटिक एनर्जी को रख दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ बेटा हमने क्या किया? स्पीड को रख दिया, ठीक है? मास एक बॉडी का क्या है? कांस्टेंट, ये हम मान करके चल रहे हैं. तो आपसे बोलेगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये बताओ कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में. मैंने कहा ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? K प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा. बोले यस सर 100% वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. अब क्यों? मास कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है? तो जब K प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है बेटा, तो आप सीधे सीधे ग्राफ जो बनाओगे बेटा वो ऐसा कुछ बन जाएगा. समझ गए बात को? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं. मेरा याद करने का तरीका तो बहुत आसान है. जो भी सिंगल डिग्री होती है, देखो एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, K की पावर 1, V की पावर 2, जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनता है. तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 थी ना, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक, इसलिए ऐसा बना. समझ गए? अगर ऊपर बेटा V और इधर K होता तो ग्राफ ऐसा बन जाता.
जो भी सिंगल पावर है जिसकी डिग्री 1 है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनाना है। जब भी ऐसा कुछ हो, k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, या इन सिंपल अगर लिखना चाहो जनरल, मैं बता देता हूं आपको, ऑल्दो यहां का पार्ट नहीं है बट स्टिल, अगर कभी y प्रोपोर्शनल टू बेटा x स्क्वायर दे दे, y की पावर क्या है 1, इसके अबाउट सिमेट्रिक। अगर कोई बोलता है नहीं सर अगर दूसरा कर दे तो, यानी कि y और x ही ले, लेकिन अब की बार हम x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर कर दे तो x की पावर 1, इसके अबाउट सिमेट्रिक। समझ गए? तो मैंने बस एक रफ आइडिया दे दिया, बाकी आपको ये चीज आनी चाहिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई चैलेंज नहीं है, अभी तक सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया बेटा। तीसरा पॉइंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने बोला डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेंस रिलेटिव इन नेचर, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे क्यों सर, क्या कारण है, आप समझाओ थोड़ा सा। मैंने कहा आप एक बात बताओ, कोई एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक, चलने देते हैं। अब हमने क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी, तो आपने बोला सर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यानी मैं जब यहां पे खड़े होकर के देख रहा था तो मुझे जो बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से चलती हुई दिखाई दे रही थी, मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी डाल दी हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने अब एक ऐसे आदमी से पूछा जो खुद भी 5 से आगे चल रहा था, यानी बॉडी भी 5 से और आदमी भी 5 से। तो जब आदमी से पूछोगे तो उसे बॉडी रेस्ट पे दिखाई देगी ना बेटा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। याद करो, थोड़ा थोड़ा घंटियां बजेगी दिमाग में। बोले हाँ सर बच तो रही है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आदमी के रेस्पेक्ट में जो ये बॉडी है ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे है ना, दोनों चल नहीं रहे इसके रेस्पेक्ट में। इसलिए इससे पूछोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी रिपोर्ट करेगा, बोले सर 0 रिपोर्ट करेगा। मतलब ये तो बदल गई ना बेटा फ्रेम पे। तो ये है छोटा सा पॉइंट, पर कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे आपसे बोलेगा विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो आपको करेक्टली ध्यान रखना है कि भाई ये फ्रेम पे डिपेंड करती है। बोले ठीक है सर, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। अच्छा, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो सिचुएशन, वो स्टेट का होता है, पोजीशन का होता है। ये मोशन वाला है कि कोई बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब चलती कार से पूछोगे तो काइनेटिक एनर्जी अलग है, ग्राउंड फ्रेम से पूछोगे तो अलग है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा 100%। नहीं अगर हुआ है तो एक बार दोबारा देखना, और या पूरा ही छोड़ देना, आधा अधूरा मत पढ़ना बेटा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। बोले ठीक है सर, विल टेक केयर। अब देखो बेटा, इसके बाद वापस आते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद बेटा एक हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज KE इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। कौन सा आता है बेटा, पी स्क्वायर बाय 2m। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया और यहां पे कौन क्या है, मैंने कहा बिल्कुल समझाता हूं। आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर था, बोले यस सर, मैं लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर। इसको बेटा मैं m से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आप खुद देखो बेटा, एम वी स्क्वायर इंटू एम हटाता हूं यहां से, और इस पूरे को बेटा मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं एम वी का होल स्क्वायर। बोले ठीक है सर। अब आप याद करो बेटा, ये जो एम वी है मास इंटू वेलोसिटी, इसे हम क्या कहते थे, लीनियर मोमेंटम कहते थे, लीनियर मोमेंटम। यानी कि यहां पे एम वी हटा के मैं पी लिख सकता हूं ना बेटा। देखो यही तो लिखा है मैंने, कौन सा रॉकेट साइंस किया है, मैंने खाली ये लिख दिया कि KE इसकी जगह पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कि यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन जो निकल के आ गया बेटा, वो निकल के आ गया K इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। बोले ठीक है सर, एक ये फॉर्मूला हो गया। कभी कभी बेटा क्वेश्चंस में आपसे बोलेगा मोमेंटम दिया और काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, वहां ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है। और ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, इसको हम जनरली हल्के में ले लेते हैं, बट ये बहुत काम के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, राइट। फिर आपसे ग्राफिकली इसी में पूछ लेगा कि भाई ये काम करो कि भाई यहां पर मोमेंटम को प्लॉट कर दो, ठीक है, और यहां पर क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट कर दो। मास फिर से कांस्टेंट है, बताओ क्या होगा। अभी तो बताया था, जिसकी पावर 1 काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है उसके अबाउट सिमेट्रिक, मतलब कि ग्राफ ऐसे आ जाए। समझ गए बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ्स आल्सो, राइट। और इसके बाद बेटा लास्ट पार्ट में जाने जा रहा हूं, है ना, आराम से सुनना, फिर पूरा समराइज करा दूंगा। लास्ट पार्ट ये कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास इक्वल मोमेंटम है, कभी कभी क्वेश्चंस में बोलेगा कि मोमेंटम जो दे रखा है वो इक्वल है, सेम मोमेंटम दे रखा है। अरे सेम मोमेंटम दे रखा है मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। बोले सर कैसे, अरे पी स्क्वायर बाय 2m दिखाई दे रहा है, बोले हाँ सर दिखाई दे रहा है। P सेम, 2 कांस्टेंट, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इसीलिए K1 बाय K2 कितना आ गया बेटा, K1 बाय K2 आ गया अपने पास M2 बाय M1। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो बेटा दिस इज हाउ आप पूरा काइनेटिक एनर्जी का सारा पार्ट एक जगह हमने उठा के डाल दिया, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती थी, ठीक है। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको भी एक रिवीजन जैसा हो जाए।
भाई सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। बोले करेक्ट सर। दूसरा, इसका अगर बात करें मैथमेटिकल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अगर के वर्सेस वी ग्राफ बनाना हो मास को कांस्टेंट मानते हुए हम बना सकते हैं। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या ये फ्रेम पे डिपेंड करता है? यस करता है। कौन से फ्रेम पे? जो चलता हुआ फ्रेम है। तो अगर कोई फ्रेम चलेगा वहां से पूछने पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आ सकती है। इसके अलावा हमसे बोलेगा कि और क्या फॉर्मूला हो सकता है मोमेंटम की टर्म में, हम तपाक से आंसर देंगे k बराबर p स्क्वायर बाय 2m। और अगर इसी में p कांस्टेंट हो गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि k1 बाय k2 इक्वल टू m2 बाय m1। आई होप बेटा वी आर ऑल डन विद दिस पार्ट। ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो कॉपी में इसको जॉट डाउन कर लेना। ये पूरी काइनेटिक एनर्जी का समरी है, करेक्ट। और इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो बेटा अच्छे से ना, तो ही आगे बढ़ना है। चलो अब बेटा अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। और देखो अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला पार्ट कह रहा है बेटा फोर्स क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ वर्क डन। आप बोलोगे सर ये बीच में कहां से क्या आउट करके आ गया? अभी तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, हमें तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहिए था। मैंने कहा यस, बट बेटा जैसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे वहां पे एक टर्म गुनगुनाएगी। बोले कौन सी? बोले एक टर्म आएगी कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि वो क्या है तो फिर हम उसे कैसे करेंगे, करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा पार्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि अगर मैं फोर्स को क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क डन, तो हम इसको बेटा दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। एक हमारे पास बेटा निकल करके आती है कंजर्वेटिव। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। एक हमारे पास बेटा कौन सी निकल के आएगी? कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा, कंजर्वेटिव। और बेटा दूसरा जो पार्ट निकल के आएगा दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव। दोनों में फर्क बताता हूं, है ना, दोनों में फर्क बताता हूं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव ऐसी फोर्स है ना, आराम से सुनना, ये टॉपिक थोड़ा पेशेंस से सुनने का है, छोटा सा है। कंजर्वेटिव मतलब वो फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। मैंने बहुत बार ये देखा है कि बच्चे जब मैं पूछता हूं तो आंसर देते हैं सर कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। नो, हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा नेचर ऑफ द वर्क डन। यू अंडरस्टूड? तो ये गलती आप नहीं करोगे अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो यानी कि आपसे कभी अगर बोला जाता है कि भाई हमें बताओ कि ना कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव का मतलब वो फोर्सेस, राइट, जिनका वर्क डन क्या होना चाहिए बेटा? पाथ इंडिपेंडेंट। मैं लिख दे रहा हूं, जिनका वर्क राइट कैसा होगा बेटा? ये होगा पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब किस पे डिपेंड करेगा बेटा? डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब लोग सर एक एग्जांपल और ले लेते तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ना। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा। देखो ले लेते हैं एक एग्जांपल, और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, आप फट से समझ जाओगे बेटा। ऐसे समझो कि अगर हमारे पास मान लो कोई हमने एक हाइट ले ली, ठीक है, एक बिल्डिंग ले ली ऐसी, ठीक, एक बिल्डिंग जैसा कुछ ले लिया, मान लो ऐसे रखो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक बॉडी को ले रहे हैं और इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? इस बॉडी को यहां से एक बार तो हम सीधे नीचे गिरा दिए, ठीक है, एच हाइट से। एक बार हमने क्या किया, यहां कुछ स्टेयर्स रही होंगी, हम स्टेयर्स से नीचे आ गए, ठीक। एक बार हमने क्या किया, यहां पे एक इंक्लाइंड लगा दिया, ठीक है। तो हमने ये तीन अलग अलग रास्ते चुने। मतलब एक बार हम क्या किए बेटा? एक बार जो हम आए, ध्यान से सुनना, एक बार तो हम सीधे ही नीचे आ गए, एक बार हम बेटा स्टेयर्स से नीचे आ गए, और एक बार हम स्लाइड पे फिसलते हुए आ गए। ये तीन अलग अलग चीजें हमने की, और तीनों ही केसेस में अगर आप देखोगे तो हाइट h थी, ठीक है। और तीनों ही केसेस में अगर देखेंगे तो बेटा जो वेट लगेगा, ग्रेविटी यानी कि वो mg लगेगा डाउनवर्ड। बोले ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप याद करो, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि भाई वर्क डन बाय mg या कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स अगर नीचे लग रही है तो मुझे सिर्फ वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाओ कि ऐसे जाओ कि ऐसे जाओ, सब में ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो कितना आएगा? बोले सर h आएगा, वो तो
वो तो सब में एच आएगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो कह रहे हैं। तो आप ऐसे भी जाओगे तो वर्टिकली तो एच ही डाउन गए। तो इफेक्टिवली आपने तो सर हर जगह सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने तो हर जगह सेम फोर्स लगाई, मतलब हर जगह जो वर्क डन बाय एमजी आया वो तो सेम आ गया। मतलब ये पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं किया। तो यानी आप चाहे से सीधे नीचे आ जाओ, चाहे आप स्लाइड से आओ, चाहे स्ट्रेट से आओ, आप तीनों ही केसेस में एमजी के द्वारा किया गया जो वर्क है वो सेम आ रहा है, यानी पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो mg निकल के आया, मतलब ये बेटा जो mg निकल के आया, ये mg एक्चुअल में क्या निकल के आ गया, ये mg एक्चुअल में निकल करके आ गया एक कंजर्वेटिव फोर्स। समझे अब बात को? तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स बेटा जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, जिसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आई थिंक आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर, राइट? अगर ये बात समझ आ गई है तो प्लीज इतना पार्ट कॉपी कर लो और उसका एग्जाम्पल लिख लेना कि mg या ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप बोल सकते हो वेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर बेटा लोग? बोले ठीक है सर, ये बेटा लोग क्या होता है? आई मीन क्लियर हो गया सब लोग को अच्छे से? पक्का 100%? हाँ बेटा देखो, थोड़ा सा ना एनर्जी को मेंटेन करके रखना है ना, प्लीज बोर नहीं होना है। आई नो कई बार हो जाता है, तो क्या करें, काम ही है सर, ठीक है? तो पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा, आना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर लाओ, है ना? तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़े। आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपने को क्लियर हो गया? बोले कोई दिक्कत नहीं सर, कि बढ़िया एग्जांपल था और कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है। आप खुद बोलोगे सर हाँ ये तो हलवा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्वेटिव का थोड़ा सा ऑपोजिट नेचर का हो। ऑपोजिट नेचर मतलब ये पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, पर ये वाला क्या करेगा बेटा, पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहले तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें नॉन कंजर्वेटिव की बेटा, तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, विल डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। करेक्ट, लिख दूं यहां पे डिपेंड्स, अरे स्पेलिंग, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है बेटा? मतलब इनिशियल फाइनल पे नहीं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। समझ गए बात को? अच्छा बेटा, पाथ फॉलोड पे जब डिपेंड करेगा, करेक्ट, तो आप फिर बोलोगे मुझसे कि सर एक एग्जांपल दो बढ़िया सा जो हम रिलेट कर पाए, समझ पाए। मैंने कहा बिल्कुल समझाता हूं। आप ऐसे सोचो कि कोई एक वो है, कोई बॉक्स है, ठीक है? कोई एक बॉक्स है, राइट? मैं बॉक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, वरना क्लासेस में जनरली बच्चों का एग्जांपल लेता हूं कि एक बच्चा है, चलो ले लेता हूं क्या जा रहा है ना, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, राइट? तो लेट से कोई एक स्टूडेंट है ना, और उसने कुछ बदमाशी कर दी, ठीक? और बदमाशी कर दी, ठीक? अब क्या, वो घर पे पापा को पता लग गया, तो पापा ने उसको ऐसे पकड़ा और उसको खींचना शुरू किया, ठीक? तो उसको खींचते 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 एक तरफ ले गए, ठीक है? फिर लेकिन दिमाग अभी भी खराब था, तो फिर पलटे, फिर वापस खींचते खींचते वापस उसी जगह पे ले आए, ठीक? अब आपको ये देखना है कि भाई क्या ये पाथ पे डिपेंड किया, ठीक है? कि पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं किया। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप बोलोगे सर ये एग्जाम्पल का क्या रिलेशन है, कुछ नहीं समझ आया। मैंने कहा मुझे भी अब लग रहा है कि ये रिलेट नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूंगा जितना रिलेट कर पाऊं। तो देखो हमने क्या किया, आराम से सुनना। हमने क्या किया, ये वो बच्चा था, ठीक है, बदमाश, ठीक? इसे यहां लेकर के गए। जब इधर ले जाया गया बेटा, यानी कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर था आगे की तरफ, तो आप खुद मुझे बताओ क्या इस पे लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ थी कि नहीं थी? बोले 100% थी सर, क्योंकि जब आप आगे लेके जा रहे थे तो फ्रिक्शन अपोज करने के लिए पीछे लग रहा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ये इसको ले जाते यहां तक लेकर के आ गए मान लो, ठीक है? एक काम करूं, ये हटा दूं जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो लिख चुके हो आप, ये हटा देता हूं, है ना? ये आप लिख चुके ऑलरेडी, ठीक? तो अब क्या किया गया बेटा, ये ऐसे 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 यहां तक ले आए, ठीक है? अब यहां तक लाने के बाद इन्होंने इसका रास्ता बदला, क्योंकि रूम के एंड तक पहुंच गया, वापस घसीटना है, तो अब घुमा करके ऐसे वापस ले आए। तो जब ऐसे ला रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ, जब इधर गया तो फ्रिक्शन तो अपोज करता है, यानी फ्रिक्शन इस तरफ आ गया। समझे बेटा बात को? अब देखो जरा ध्यान से, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। जब ये आगे जा रहा था तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन F इंटू एस, लेकिन माइनस, मैं लिख दूं यहां पे, देखो माइनस F इंटू एस, ये हो गया फ्रिक्शन का वर्क। जब ये वापस लेकर के आए तो भी डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन भी इधर, माइनस F इंटू एस, यानी फिर से कितना हो गया, माइनस F इंटू एस। यानी टोटल वर्क डन अगर देखें तो ये कितना आया, -2Fs,
बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी भी नहीं समझ आएगी पाथ पे कैसे डिपेंड किया। मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी कहानी चल ही रही है। आप नीचे गए थे तो कितना वर्क लगा था, mgh, क्योंकि mg भी नीचे और h भी नीचे, और फिर वापस ऊपर आए। जब नीचे गए तो कितना आया, mgh पॉजिटिव। जब वापस ऊपर गए तो h ऊपर लेकिन mg अभी भी नीचे, यानी कि माइनस mgh। यानी अगर आप mg के केस में नीचे जाके वापस वहीं पे आ जाते तो नेट वर्क डन आपको जीरो दिखाई देता। मतलब आपकी स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, तो इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। करेक्ट। लेकिन यहां पे देखो जब जहां से शुरू किया अगर वापस वहीं ले आए तो भी वर्क डन क्या है बेटा, नॉन जीरो। यानी कि ये इनिशियल फाइनल पे अगर डिपेंड करता तो जीरो आना चाहिए था, बट ये तो किस पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। आप कितना आगे गए कितना पीछे गए, समझ गए बात को। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भाई पाथ डिपेंडेंसी तो समझ आ गई, इसके अलावा अगर कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन अ लूप अगर पूछ लो, बोले लूप मतलब बेटा जहां से शुरू किया अगर वापस वहीं पे आ गए तो यहां ये वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि बेटा ये इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। तो जब इनिशियल फाइनल पे कोइंसाइड कर जाता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो। लेकिन इस केस के अंदर बेटा अगर कभी वर्क डन बाय लूप पूछा तो ये नॉन जीरो आता है। समझ गए बात को। तो बेसिकली ये अपने पास तीन तरह के इनके बीच के मेजर डिफरेंसेस हो गए। मैं एक बार पूरा समराइज करता हूं, आप प्लीज पेशेंस के साथ, तरीके के साथ थोड़ा सा समझना, सुनना, और कोई डाउट आए तो फिर बताना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, आराम से सुनना बेटा। पहली चीज तो ये है ना कि फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे करे। नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो पाथ पे डिपेंड करती हैं और जो इनिशियल और फाइनल पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, मतलब पाथ डिपेंड करती। बोले ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा एग्जांपल हमने जो लिया तो कंजर्वेटिव का एग्जांपल अपने को क्या मिला, बोले सर mg मिल गया, तो दैट्स अ फोर्स एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या मिला अपने को, फ्रिक्शन, घर्षण। बोले ठीक है सर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंजर्वेटिव के अंदर वर्क डन इन द लूप क्या होता था, जीरो, जबकि नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन इन द लूप क्या होता है, नॉन जीरो। आई होप वी आर क्लियर विद ऑल द थ्री डिफरेंसेस। एक बार अच्छे से पेशेंस के साथ, है ना, मैं सबको स्पेस दे रहा हूं, इसे कॉपी कर लो, राइट। और कॉपी करने के बाद ठीक है इसको अच्छे से समझ के एब्जॉर्ब करके और बेटा तभी आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने कहा ना आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें एक साथ लिंक अप होंगी आगे जाते हैं, ठीक है। तो कॉपीड, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो बेटा। चलो बेटा अब वापस से थोड़े से दिमाग को अपने ना बिल्कुल सही स्टेट में ले आओ, वापस से अपने फोकस को सही डायरेक्शन में ले आओ। अगर आपकी गाड़ी पटरी से इधर उधर हो गई तो वापस उसे ट्रैक पे ले आओ, क्योंकि अब फिर से जरूरत पड़ेगी दिमाग के सख्त इस्तेमाल की, ठीक। तो अच्छे समझना बेटा, ये वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है हल्का छोटा, लेकिन इसमें बहुत जगह ना ट्रिक्स हैं, मतलब कंफ्यूजन है, तो आपको ना थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसकी बात करें तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले आप कैसे डिफाइन करते हो, आप डिफाइन करते हो 9th के लेवल पे कि एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द स्टेट, और पोजीशन भी कहते हो उसको, राइट। स्टेट का मतलब क्या कह सकते हो, हियर यू कैन राइट पोजीशन आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, करेक्ट। मतलब ये कि अगर कोई ब्लॉक h हाइट पे है तो आपने 9th में पढ़ा होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि दिस इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब कि आप एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते। इनफैक्ट फिजिक्स में ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज वैसी ही होती है। आप सोचो ना, अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है, अगर मैंने ऐसे बोला तो बेटा हो सकता है एक 5th क्लास के स्टूडेंट के कंपैरेटिवली मेरे में बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर मैं आइंस्टीन के कंपेयर में बात करूंगा तो शायद मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, इट्स जीरो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो इट्स अ रिलेटिव टर्म कि मैं जब अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूं तो किसके रेस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म, ये डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट पे बोल रहे हो। जब आप बोलते थे ना mgh एनर्जी होती है सर एक ऑब्जेक्ट की h हाइट में,
तब आप ग्राउंड को रेफरेंस लेते थे, आप बोलते थे ग्राउंड का एनर्जी 0 तो h हाइट पे mgh, वरना आप कुछ नहीं बोल सकते। बोले ठीक है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें एक रेफरेंस चाहिए। मैंने कहा यस बेटा, देखो लिख भी तो दिया मैंने कि सिंस इट्स अ रिलेटिव टर्म, यहां पे हमेशा क्या चाहिए होगा? बोले सर रेफरेंस चाहिए होगा, रेफरेंस। ठीक है, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए घबराना नहीं, मैं बताऊंगा एकदम प्रॉपर एग्जांपल्स लेके। ठीक है, बोले यस सर। इसके बाद तीसरी चीज जो कि अगेन काम की है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, राइट, कि ये हमेशा बेटा किसके लिए डिफाइन होती है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। अगर फील्ड्स या फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है तो फिर आप एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान ले, आपने बोल दिया। मैंने कहा देखो वैसे तो मानना ही पड़ेगा, थोड़ा भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप ऐसे सोचो, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, ग्रेविटी क्या होती है? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, स्प्रिंग कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कभी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है? बोले नहीं सर ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, आगे भी नहीं सुनोगे, क्योंकि वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए। क्लियर बेटा? देखो मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट बातों को एक जगह लेकर के आया हूं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना? थोड़ा ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हो गए, अब हमें देखना है मैथमेटिकली ये क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, कोई डेफिनेशन डेरिवेशन कुछ नहीं, सीधा टू द पॉइंट। जब आप बात करोगे मैथमेटिकली तो सबसे पहली चीज तो आप डेल्टा यू डिफाइन करोगे। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसे किससे डिनोट करते हैं? यू। जैसे काइनेटिक एनर्जी के, वैसे पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हमेशा डेल्टा यू आएगा। डेल्टा क्या आएगा? डेल्टा यू। आप यू नहीं डिफाइन करोगे, तो जब डेफिनेशन मैथमेटिकली लिखेंगे तो डेल्टा यू, जिसका मतलब होता है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ गए? तो यानी कि जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। करेक्ट? आगे और भी डेफिनेशन डिपेंड कर जाती है कि आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करो या ग्रेविटेशन, बट मोर और लेस माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट? मैथमेटिकली बात समझ आती है बेटा यहां तक? आई होप 100% समझ आया होगा। यानी कि डेल्टा यू कितना होगा बेटा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। करेक्ट? इसको एक स्टेप आगे ले जाके हम लिख सकते हैं माइनस एफ सी डॉट डी एस। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया? मैंने कहा कुछ भी नहीं लिखा, ये बेसिक वर्क का फॉर्मूला है, एफ डॉट डी एस। करेक्ट? एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हो, डी एस भी लिख सकते हो, बस यहां एफ सी लगा दिया क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से लिखनी है। क्या मेरी बात समझ आती है? बोले यस सर 100% समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में या कई कई रेफरेंस बुक्स में, है ना, कभी कभी ना एफ एक्सटर्नल भी लिखा होता है, यहां पे ना प्लस साइन लगा होता है और एफ एक्सटर्नल होता है कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस। करेक्ट? दैट इज नॉट डेफिनेशन। उसके साइड में एक कंडीशन भी होती है कि विदाउट एक्सेलरेटिंग जब पार्टिकल मूव करता है, राइट, विदाउट एक्सेलरेटिंग या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो तब लगती है। समझ गए? क्योंकि तब कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो तब प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख के दिखा रहा हूं, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको थोड़ी नॉलेज है, जिनका बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो इस चीज पे ध्यान भी नहीं देना। जिन्होंने पढ़ रखा है, थोड़ा आइडिया है, उनके लिए बता रहा हूं कि नेगेटिव कंजर्वेटिव इज द राइट डेफिनेशन, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नॉट द राइट। इसके पीछे हिडन कंडीशन है कि विदाउट एक्सेलरेटिंग काम होना चाहिए। करेक्ट? यानी जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होना चाहिए। समझ गए? तो मैं बस वो लिख रहा हूं जो हर कंडीशन में करेक्ट है, और वो है ये। ठीक है? बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली क्लियर। यानी कि हम यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो भी डेल्टा यू आएगा बेटा, दैट कैन बी रिटन एज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस एफ सी डॉट डी आर डी एस का इंटीग्रल। बोले करेक्ट सर, अभी तक हमें समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, देखो अच्छे से समझना। तो मैंने एक तो बोल दी मैथमेटिकली डेल्टा यू इक्वल टू ये, एक इसका उल्टा भी आता है, मतलब रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल। सुनना, यानी कि अगर मुझे कभी एफ लिखना पड़ा, एफ, तो मैं लिखूंगा इसे बेटा माइनस डी यू बाई डी आर। करेक्ट? वहां पे डी आर डी एस दोनों चलेगा। करेक्ट? माइनस डी यू बाई डी आर। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड
के क्या। देखो ये जो मैंने पार्ट बोल दिया ना अभी, ये एक्चुअल में तो बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ही आपके लिए। एक्स्ट्रा इन द सेंस ये या तो एडवांस में काम आता है ना, या पहले जैसे एम्स वगैरह होते थे ना वहां पे एक आध सवाल आता था। बाकी अगर नीट में बात करें, जेईई मेंस में बात करें, तो ये पार्ट तो कम ही यूज आता है। इसको एक्चुअली बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आप बोलोगे सर क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूं ना, वर्क पॉइंट में बहुत कुछ है, आपको काम की चीजें ध्यान रखनी है, और मैं क्वेश्चन सिर्फ उसी पे उठा रहा हूं जो काम की चीजें होंगी। पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को कोई पूछे या कोई एक आध सवाल हिट कर जाए गलती से, तो कम से कम वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज। ऐसा नहीं हो ना कि जीरो खड़े हुए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बता दिया। तो ये जो f माइनस डी यू बाई डी आर है, इसमें ये जो पार्ट लिखा है बेटा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। मतलब ये कि अगर आपने u को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो y z जो कि वेरिएबल होते हैं उन्हें कांस्टेंट अज्यूम करना है। ऐसे ही जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x z कांस्टेंट बन जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x y कांस्टेंट बन जाएगा। इसका यूज अभी इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब ग्रेविटेशन करते हो राइट, या फिर 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब इस पार्ट का बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया अभी के लिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, रफ आइडिया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप सोचो ना, फोर्स को इंटीग्रेट करोगे तो ड्यू आ जाएगा, करेक्ट, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उल्टा फोर्स आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा पार्ट आराम से इत्मीनान से कॉपी करके अपने ब्रेन में ठीक से सेट डाउन कर दो, क्योंकि अब हम बस चलने वाले हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका मैं आपको बात कर रहा था, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ऑल। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है। थोड़ा ब्रीद इन कर लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा हंस वस लो, ठीक है, मैं भी पी लेता हूँ राइट, और फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा दोबारा मजा आने लगेगा तुम्हें रोटेशनल में, वो वापस से काफी अच्छा यूनिट है, ऑल्दो वर्क पॉइंट भी सही है, ठीक है। चले चल देखो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं है ना पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर एक और पार्ट की, है ना। ये अब न्यूमेरिकल का फाउंडेशन शुरू होने जा रहा है। आप जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो बेटा अपने पास दो तरह की आएंगी, है ना, दो तरह की एनर्जीज आएंगी। एक बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और बेटा दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर क्या दो ही तरह की होती है? मैं बोलूंगा नहीं, होती तो बहुत तरह की है, बट हमने जितने न्यूमेरिकल्स देखने हैं बेटा उनमें ये दो ही तरह की होंगी, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो तरह की पढ़नी है, एक ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग। मैं इसके कोई डेरिवेशन पार्ट वगैरह पे जा नहीं रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना कि अगर मैंने किसी ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया, हमेशा रेफरेंस जरूरी है, रेफरेंस को बेटा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने ग्राउंड पे रेफरेंस अगर माना तो उससे h हाइट पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो बेटा इसकी जो एनर्जी लिखेंगे वो एनर्जी आ जाएगी mgh। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो माइनस, करेक्ट, नेगेटिव। इसको डिराइव करने के लिए कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला लिखा था माइनस इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी आर। एफ की जगह डाल दो mg, dr की जगह डाल दो डिस्प्लेसमेंट, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट। लेकिन मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में नहीं काम आएगा डेरिवेशन, राइट, स्कूल वगैरह में पूछते। तो आपको पता है कि अगर ग्राउंड को रेफरेंस लिया तो वहां से h हाइट पे mgh, अगर इसी की जगह बेटा मैं माइनस में जाता, क्योंकि कई जगह ये काम आएगा, लेट से h डैश नीचे है, तो यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी जो लिखोगे बेटा ये आएगा माइनस mgh डैश, करेक्ट। तो यानी कि रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ, उससे h हाइट पे mgh और h हाइट नीचे या h डैश नीचे माइनस mgh। उस डेरिवेशन से कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये छोटा सा पॉइंट है, समझ गए, जो पता सबको होता है लेकिन कहीं ना कहीं लिखते वक्त कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं। अब हमें नहीं करना किसी बात पे। तो जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी आपने रेफरेंस ले लिया, चाह मर्जी ले लो, जिसे जीरो बोलोगे उससे h हाइट ऊपर mgh, h हाइट नीचे माइनस mgh। बोले डन सर, अब हम नहीं बोलेंगे इसको। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, सुनते जाना, है ना, सुनते जाना, बहुत काम की चीजें अभी है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इसका भी सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर हमारे पास बेटा कोई एक स्प्रिंग है जो कि लेट से कितना इलोंगेटेड है, x लिख देते हैं भाई, कितना इलोंगेटेड है x, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बेटा k। तो मैं अगर इसकी एनर्जी लिखना चाहूं तो इसकी एनर्जी बेटा निकल करके आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें तो आपने रेफरेंस वगैरह इन सब की तो बात ही नहीं की। मैंने कहा बिल्कुल, बात भले ही नहीं की हो लेकिन है, मैं कर लेता हूं। आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो बेटा मतलब ना इलोंगेटेड ना कंप्रेस्ड, ये होता है अपना रेफरेंस। जब x जीरो है तो u भी क्या है बेटा,
x जीरो पे बेटा u भी क्या है, बोले सर ये भी जीरो है, इसका मतलब ये अपना क्या हुआ बेटा, रेफरेंस। समझ गए बात को। और इसी को मानो अपन ने कितना खींच दिया होता, थोड़ा सा x खींच देते, यानी x इक्वल टू एक्स। तो बेटा जब x इक्वल टू एक्स खींचते तो फिर एनर्जी कितना निकल के आता, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि जब भी x बराबर जीरो पे आप एनर्जी जीरो लोगे तो आप बोलोगे कि x इलोंगेटेड या x कंप्रेस, कोई फर्क नहीं, मैंने तो खींचा है ना, आप इसको कंप्रेस भी कर दोगे x से तो भी एनर्जी सेम। मतलब ये कि ये एक्सप्रेशन जितना सिंपल दिख रहा है बेटा, इसमें उतने ही ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप बस इतना दिमाग में फिक्स रखना है कि अगर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन x है, मैं यहां पे x की क्या बात कर रहा हूं बेटा, x क्या है यहां पे, बोलो डिफॉर्मेशन। बोलो कि सर इलोंगेशन नहीं लिखा आपने, मैंने कहा ना, इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी x खिंची हुई हो या x कंप्रेस्ड हो, दोनों ही केस में एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोले सर अब यहां तक एकदम क्लियर है। मतलब ये कि जीरो जहां माना h साइड पे mgh, डाउन पे माइनस mgh, जहां पे x जीरो माना x खींचो या कंप्रेस करो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दो टर्म तो सर मेरे दिमाग में एकदम घोट के मैं अभी के अभी पी जा रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया कि बेटा, क्योंकि हर सवाल में यही दोनों में से कोई एक काम आएगा। समझ गए बात को। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा या स्प्रिंग की एनर्जी या तो ये। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बोले यस सर 110% क्लियर। मैंने कहा वेरी गुड। अब एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर दे तो इस पे, फिर अपन चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बेटा, ये कॉपी कर लिया, इसको जरूर से कॉपी कर लेना। ये हल्का दिख रहा है बट बहुत काम का है। नोट बना के शॉर्ट नोट समरी की तरह कहीं लिख लो। ठीक है, अरे लिख रहे हो, बोले हाँ सर लिख रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। देखो मैं एक काम की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की बात। बेटा आपने अभी अभी देखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के अगर आगे नेगेटिव लगा दो तो ये डेल्टा यू होता है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव यहां से हटा दूं तो मैं यहां भी लगा सकता हूं। बोले यस सर। इसका मतलब माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। माइनस लगाओगे आगे तो क्या बन जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इससे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल के दे रहा हूं आपको, और इसको ना एकदम एकदम रट लेना, ठीक से बता रहा हूं, वरना ना आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, करेक्ट। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग की अगर बात करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, बेटा स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव है तो मैं इसमें लगा सकता हूं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। दैट मीन्स मैं लगा सकता हूं उसमें हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। समझ गए बात को। यानी कि जब भी बेटा अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए आप बार बार इंटीग्रेट थोड़ी करोगे। आप याद करो, मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 1 में बताया था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए इंटीग्रल के एक्स डी एक्स माइनस फलाना डिमका, फिर बताया था पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, करेक्ट। उतना झंझट नहीं लेना है अपने को, हमें तो सीधी सी बात पता है। हमने एक चीज तो घोट के पी लिया। बोले सर क्या पी लिया, बोले कि ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। मैंने कहा करेक्ट। अच्छा, अब हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, तो वर्क डन अगर चाहिए तो हमेशा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यानी हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। करेक्ट बेटा, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो आना है आता रहेगा, ना साइन का झंझट ना कुछ। तो जब भी वर्क डन बाय स्प्रिंग का इस्तेमाल करना होगा मैं ये करूंगा, स्प्रिंग की एनर्जी की बात कर रही होगी हाफ के एक्स स्क्वायर करूंगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसको बेटा अच्छे से घोट के पी लेना। जब वर्क डन बाय स्प्रिंग बोले आपके दिमाग में ना घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए। बोले कौन सी घंटियां, ये वाली घंटियां। बोले सर 100% बजेगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। आई होप अगली साइड में वही हो। ठीक है, यस नो सॉरी, एक क्वेश्चन और। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया था ऐसे ही कि चलो बच्चे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और थ्योरी सुनते सुनते कहीं ना कहीं बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, करेक्ट। मैं एक बार पढ़ दूंगा आपकी हेल्प के लिए। आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा, आप इसको अपने आप से सॉल्व करोगे। ठीक है, चाहे वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, चाहे वीडियो म्यूट करके सॉल्व करो, जैसे मर्जी सॉल्व करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर। देखो 3 सेंटीमीटर से कंप्रेस किया, किससे कंप्रेस किया पहले, 3 सेंटीमीटर से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितनी है बेटा, यू है ना, क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पढ़ी है, यू है। अब कह रहा है कि अगर इसको फर्दर 3 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दिया तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बिना किसी सिली मिस्टेक के करेक्ट आंसर निकाल के दो।
अभी के अभी। ये ऑप्शंस आपको दे रखे, कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पेशेंस के साथ करना, ठीक है? करो जरा। मेरे को लग रहा है 30-40 सेकंड से ज्यादा लगने नहीं चाहिए, तो मैं उतना ही समय आपको दूंगा और उसके लिए वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, मैं वेट कर लेता हूं 30 सेकंड। करो 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 भाई फटाफट, आज की क्लास में करनी है बेटा। मुझे लग रहा है आंसर आने शुरू हो गए बच्चों के, आ रहे हैं सही में? चलो मान लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है इतना टाइम सफिशिएंट था, ठीक है? इस तरह के सवाल को करने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट था। ये एकदम हल्का सवाल है, देखो कैसे करना है। भाई आपको बोला गया कि भाई u बराबर कितना होता है, बोले सर आपने एक ही फॉर्मूला बताया, हाफ के एक्स स्क्वायर, मिलकर करेक्ट। हाफ के जो है मुझे नहीं पता, x मुझे पता चल गया 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा सेंटीमीटर में छोड़ दे रहा हूं तो, ठीक। अब कह रहा है u डैश, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और खींच दिया, 3 सेंटीमीटर और खींच दिया। अरे भाई 3 सेंटीमीटर और खींचने का मतलब क्या 6 सेंटीमीटर खींच दिया? बोले यस सर 100% 6 खींच दिया। इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, तो जो u डैश है फाइनल एनर्जी, वो हाफ के इंटू 6 स्क्वायर हो गई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू के इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 इंटू 2 बना ना, तो इंटू एक 4 और आ गया एड में। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखो u डैश यानी कि फाइनल एनर्जी, ये अगर u था तो क्या ये 4u आ गया? बोले यस सर 100% करेक्ट, यानी कि आपने फाइनल जो एनर्जी थी वो 4u निकाल दी, इनिशियल एनर्जी u थी, आपसे पूछा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई u थी, u से 4u हो गई, कितनी बढ़ गई? बोले सर 3u बढ़ गई, 3u मतलब 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने 4u आंसर नहीं दिया होगा, कई बच्चे जल्दबाजी में 4u पे टिक कर देते हैं, यही तो सिली मिस्टेक्स होती है। और होती क्या है, जब आप अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ बेटा, है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू एंड यू वुड हैव गॉट द राइट आंसर, ठीक है? अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। तो फाइनली अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई बेटा। प्लीज 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 अपने दिमाग के सही दरवाजे खोल लो, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बनेंगे। अभी इसे खत्म करके फिर बस 4-5-6 इसके एग्जांपल्स लेंगे, लेक्चर खत्म कर देंगे आज का, ठीक है? क्लियर? स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, तो ये पार्ट अपना ऐसे समझ लो, ठीक है? ये जो पार्ट है ये इफेक्टिवली मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो इफेक्टिवली जो चीज़ें निकलेगी बेटा। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए मेरे पास 2 टेक्निक है। एक मेरे पास बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम है यहाँ पर, और दूसरी मेरे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी एक हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम और एक हो गया बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये 2 टेक्निक अपने पास है। इन दोनों में से किसी एक के इस्तेमाल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पहले काम करते हैं, दोनों को समझ लेते हैं, है ना? वही डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाऊंगा, सीधे बताऊंगा कि है क्या, और फिर बताता हूं कब कौन सी इस्तेमाल करनी है, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में। ध्यान से सुनना, और तरीका भी बता दूंगा कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम इतना कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, क्या है हमारे पास? कोई एक सिस्टम। आप बोलोगे सर सिस्टम क्या? अरे सिस्टम मतलब जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? आजकल तो हाल खराब है। देखो, तो मैंने कहा मेरा मतलब आजकल बहुत ज़्यादा लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, चैलेंज है, क्या करें? छोड़ो यार सब काम की बात, ठीक? ऐसे तुम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना कई बार पढ़ते पढ़ते, मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहे हो या पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम से कहीं चला गया, फिर एकदम से 10 सेकंड बाद अरे यार क्या रहे ये बड़ों के साथ भी होता है बेटा। तो इसको ना कोई नेगेटिवली नहीं ले रहा है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? बस अपने आप को बार बार सही जगह ले आया करो, ठीक? तो देखो हमारे पास क्या है बेटा, कोई एक सिस्टम है मान लो, ठीक है? और इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हैं। एक F1 लगी, ठीक है? एक अपने पास F2 लगी, ठीक? एक अपने पास मानो कोई एक F3 भी लगी। कौन सी लगी? F3। तो अलग अलग फोर्सेस लगी। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना बेटा, ये बस इतना कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस K फाइनल माइनस K इनिशियल। देखो कितनी छोटी सी बात इसने बोली है,
कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी जितनी फोर्सेस सिस्टम पे लग रही हैं उन सब का जो नेट वर्क डन आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज या अंतर है वो कितना निकल के आता है, वो के फाइनल माइनस के इनिशियल एक्चुअल में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के जितना निकल के आता है। समझ गए बात को? इसलिए मैं कह रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लिखोगे पहले सारी फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी। फोर्स दिखाने का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, एनएलएम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये क्लियर है पार्ट। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर क्या कोई एक्सेप्शन है क्या? बेटा बहुत बच्चे पूछते हैं, मैं लिखता हूं नो एक्सेप्शंस, यानी कि ये एक ऐसी थ्योरम है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फलाना, डेमका, फ्रिक्शन, एमजी, स्प्रिंग सब के लिए काम करता है। ठीक है, ये इसकी अच्छी बात है। ठीक, अब देखो सुनो आगे, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है बेटा, ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि किसी एक सिस्टम पे, सुनते जाना, इफ ये इफ बहुत जरूरी है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। मैंने क्या कहा, किसी सिस्टम पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो जाए, जीरो, देन आप लिख सकते हो कि उस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, करेक्ट, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इन शॉर्ट उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब बेटा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, उसका सम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। मतलब क्या बोला मैं, मतलब मैं ये बोला बेटा कि किसी सिस्टम पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाए तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तभी तो इसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है कब, जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाए। बच्चा इसे भूल जाता है। मैं पूछता हूं बेटा बताओ पोकोमी क्या कहता है, पोकोमी तो नहीं है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो भाई ये क्या बताता है? तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसका मतलब होता है एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब कब? सर वो नहीं पता। अरे भाई जब तक ये नहीं पता ये नहीं लगा सकते। समझ आती है बात? बोले सर बढ़िया समझ आती है। मैंने कहा वेरी गुड। तो कुल मिलाकर के अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हथियार अपने पास कौन सा है? दूसरा हथियार है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब सवाल उठता है कि सर हथियार तो दो है और दोनों बढ़िया हथियार है, बहुत मतलब पावरफुल मिसाइल से दोनों। अब सवाल ये उठता है कि कब कौन सी दागनी है। तो मैं ये कहता हूं कि बेटा देखो अपने दिमाग को थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन दो। क्लियर, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन आपके करिकुलम की इकलौती नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो मैकेनिक्स में काम आती है। या तो फ्रिक्शन या तो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स आएगी फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत ही दूर है, यानी फ्रिक्शन इकलौती फोर्स ऐसी है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं है यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है तो उसका वर्क डन नहीं हो सकता। अरे जो चीज है ही नहीं वो वर्क कैसे करेगी? तो यानी ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब आप ये लगा सकते हो, मतलब ब्रेन को क्लियर इंडिकेशन है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मुझे क्या लगाना है, तो मुझे पोकोमी लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोकोमी। ठीक है, कब लगाना है ये? जब बोलो जब फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होने पे मुझे क्या लगाना है? फ्रिक्शन होने पे मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगानी पड़ेगी, मुझे अपनी दूसरा हथियार ही उठाना पड़ेगा। ये ज़्यादा पावरफुल है पर ये ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने के लिए। तो कोशिश करो कि फ्रिक्शन नहीं है तो आसान वाला हथियार इस्तेमाल करो, काम खत्म करो। ठीक, लेकिन अगर मान लो कि मामला भारी भरकम है, कुछ टफ सिचुएशन आ गई, फ्रिक्शन वगैरह दे रखा है, तो फिर बड़ा हथियार उठाना पड़ेगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? अब 100% क्लियर होना चाहिए कब क्या इस्तेमाल करना है। बोले सर थियोरेटिकली तो क्लियर हो गया, अब है ना आप दो चार बढ़िया से एग्जांपल दे दो जिससे कि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस में कैसे इसको इस्तेमाल करना है। मैंने कहा ठीक है, अब हम क्वेश्चंस उठाएंगे एक एक करके। पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं तो बताते ही रहूंगा, जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन यार चालू हो गया बेटा, अब बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना, आराम से करना, इत्मीनान से। मैं सवाल पढ़ देता हूं आपके लिए। भाई कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ठीक, पोजीशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इस दे रखा है, यानी आपको x का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 + 2t²। बोला ठीक है, और आपसे बोला गया है कि भाई मुझे ये बताना है कि 2 सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
2 सेकंड में, करेक्ट। यानी 0 से लेकर के 2 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, मुझे वो निकालना है, ठीक। क्वेश्चन आपके पास क्लियर है, ऑप्शंस आपके पास 4 दे रखे हैं, आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी कोई एक्सप्लेन करने आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद सॉल्व करना है, खुद मार्क्स लाने हैं, खुद रिजल्ट लाना है, खुद सेलेक्ट होना है, खुद कमाना है और खुद के पास रखना है। समझे बात को? तो पूरी कहानी ये है घूम फिर करके, तो आप खुद करो, ठीक। तो मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं मीनवाइल आप वीडियो पॉज करोगे, आप खुद से सॉल्व करोगे और मैं सोल्यूशन इसका लिखने जा रहा हूं, ठीक। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कर लो। देखो, मुझे जो बात समझ आती है वो ये कि अगर आपको पोजीशन दे रखी है 5 + 2t², तो आपको सिर्फ पोजीशन नहीं, आपको इसको डिफरेंशिएट करने पे, यानी v = dx/dt लिखने पे आपको बेटा 4t यानी कि इसकी स्पीड भी दे रखी है। और जैसे ही स्पीड दे रखी है, दिमाग में घड़ 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 घंटियां बजने लगेंगी, सॉरी टन 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 घंटियां बजने लगेगी कि भाई v दे रखी है, तो आप क्या लगा सकते हो, 12 mv² जैसा कुछ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करने जा रहा हूं बेटा, जैसे ही मुझे v मिल गया, कभी भी x एज अ फंक्शन ऑफ t हो ना, पहले v निकाल लो। v निकालने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? आपको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी में चेंज, यानी डेल्टा के। अरे भाई हाफ मास कितना है, बोले सर 2 kg इंटू v2 - v0 का स्क्वायर ही तो लिखना है। v फाइनल मतलब v2 का स्क्वायर, v0 मतलब 0 का स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, यहाँ से 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जहां तक v2, यहाँ पे 2 डालो, 8 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 8² - 0² मतलब कितना बेटा, 64 जूल्स। क्लियर? कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। आई होप आप सबका सही होगा बेटा। अगर ये समझ नहीं आया, एक बार और समझ लो। पोजीशन गिवन है, डिफरेंशिएट करके v निकालो, उसके बाद डेल्टा के मतलब हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल के लिए आपको यहां पर 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेकंड में निकालना है 0 से 2 तक। तो 2 लिखोगे तो 8 का स्क्वायर, 0 लिखोगे तो 0। क्वेश्चन खत्म, राइट। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा, आई होप आपका सही रहा होगा। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल बेटा अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और बस क्लास खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म होते होते, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखो। कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 2 मीटर/सेकंड, ठीक है, 2 मीटर/सेकंड। यानी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो ये हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रख दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक ब्लॉक रख दिया, ये हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, हमें बोला गया है कि ये स्लाइड कर रहा है यहां से, है ना। देखो कह रहा है 4 kg ब्लॉक, इसका मास लिख दे बेटा 4 kg, ठीक है। 4 kg स्लाइड कर रहा है विद स्पीड 2 मीटर/सेकंड, यानी स्पीड कितनी है बेटा, 2 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है कि इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इन इट्स पाथ, यानी यहां पे क्या किया गया हो बेटा, एक स्प्रिंग लगा दी गई होगी, ठीक है। और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और थोड़ी देर में रुक जाएगा, ठीक। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कितना दे रखा है बेटा, देखो के का वैल्यू दे रखा है 400, ठीक है, न्यूटन/मीटर। बोले ठीक है। आपसे पूछा स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपके सामने कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है बेटा, ब्लॉक का मास दे रखा है 4 किलो, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है बेटा, ब्लॉक का मास है 4 किलो, 4 kg, और ये 2 मीटर/सेकंड से जा रहा है। ये स्प्रिंग को जाता है और ये अब की बात से बात है कि स्प्रिंग को टकराएगा, एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। जहां पे रुकेगा वहां पे कंप्रेशन बताना है या मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो आप खुद सोचो कि कंप्रेशन पूछे जब रुके, या आपसे बोल दे मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। फटाफट से आंसर निकालो, 1 मिनट का टाइम है और इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए बेटा किसी भी हालत, और सबका आंसर आएगा। बिल्कुल हल्का सवाल है, पिछले से थोड़ा अच्छा है बट फिर भी टफ सवाल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट। मैं वीडियो पॉज कर, मतलब आप वीडियो पॉज कर लो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सोल्यूशन के साथ। देखो तो बेटा अगर अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को, तो मुझे तो एक बात समझ आती है, क्या इसमें आपको, देखो बहुत ध्यान से सुनना, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, यही क्रक्स है आज की क्लास का। क्या मुझे यहां फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ बोला ही नहीं है। मुझे बोला गया फ्रिक्शनलेस, मैं मान लेता हूं। देखो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस बोला भी है, तो मैं फ्रिक्शनलेस मान लेता हूं। नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन का मतलब यह हुआ कि मेरे दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। बोले सर बिल्कुल सही है, हमारे दिमाग में वही बज रही थी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो ये क्लियर हो गया कब क्या लगाना है। बोले हाँ सर, जब फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रिक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। बोले यस। अब देखो जरा,
हमने कहा इसका मतलब जब एनर्जी कंजर्व लगाना चाहते हो तो इनिशियल फाइनल बोलना पड़ेगा। मैंने कहा यस, इसे कहते हैं इनिशियल, ठीक है, जो दे रखा है। फाइनल हम खुद बनाते हैं, हम कहते हैं भाई स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है और ब्लॉक रुक चुका, तो ब्लॉक की स्पीड कितनी हो चुकी है 0, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आ चुका है x, ये फाइनल हो गई। इसको बोल देते हैं 2। हमेशा बेटा एनर्जी कंजर्वेशन में 1 और 2 बना लो। अब देखो U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2, एक ही कहानी है। बोले हाँ, 1 में एनर्जी, स्प्रिंग के पास क्या है 0 एनर्जी, क्योंकि नेचुरल लेंथ में अभी कोई कंप्रेशन नहीं है। बोले ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv², तो ये तो हो गया 0, और मैं लिखता हूं हाफ इंटू मास कितना है 4 किलो, स्पीड कितना है बोले 2 का स्क्वायर, K1 लिख दिया। बोले ठीक, इक्वल टू ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना 0, रुक गया, K2 0। बोले सर ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग का एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? बोले सर हाफ k² बताया था। लिखो यहां पे हाफ k की जगह 400, x तो निकालना ही है। अब देखो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, 4 से कट के 100 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/100, 2/100 इज इक्वल टू x²। समझ आती है कुछ बात? और बेटा 2/100 का जो स्क्वायर है इसे आप लिख सकते हो 2/10 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो बेटा? बोले सर दिख नहीं रहा, अब देखिएगा 2/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, x कितना आ गया 0.2 meters। दिस द आंसर। आई होप बेटा आपका सही होगा, नहीं भी होगा तो लोड लेने का जरूरत नहीं है, अब मत गलत करना बेटा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो ये जो क्लास है थोड़ी लेंदी है आई नो, बट मैं बता रहा हूं वर्क पावर एनर्जी आपके हाथ में आ जाएगा 100%, ठीक है। जितने एग्जाम्पल्स करा रहा हूं ना उन्हीं में से घूम फिर के सवाल आने वाले, तो थोड़ा तरीके से, हिसाब से, पेशेंस के साथ। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका होगा। सोल्यूशन वीडियो पॉज करके कर लो, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं। चलो देखो अगला सवाल जो है बेटा वो ये है कि अब की बार एक ब्लॉक है जो कि सीलिंग से हैंग कर रहा है। मैं फटाफट डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। एक ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है बेटा, सीलिंग से हैंग कर रहा है। यहां एक सीलिंग मान लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। और ये ब्लॉक क्या है, स्प्रिंग से सीलिंग से हैंग है, यानी यहां पे एक स्प्रिंग लगाया, ठीक, और यहां पर क्या करते हैं बेटा, इसको हैंग कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक एक सीलिंग से हैंग कर रहा है, ठीक। इसके साथ साथ देखो हमें क्या बोला गया, हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग इज रिलीज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, यानी स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो बेटा x बराबर कितना है 0, ठीक है। आपको बोला गया मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है अगर स्प्रिंग कांस्टेंट किया। ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बच्चे गलती करते हैं और मैं तो कहता हूं इस सवाल का आंसर रटा होना चाहिए, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो थोड़ा तरीके से सुनना है ना, सुनना क्या, पहले ट्राई कर लो, 1 मिनट का टाइम लो, कोशिश तो करो, फिर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। आता है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, याद रखना, उसको नहीं आता है तो समझ लेना, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, 1 मिनट के बाद रिज्यूम करो और मैं स्टार्ट करता हूं। हमने यहां से इसको छोड़ा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, और हमें बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन इलोंगेशन कितना होगा। सबसे पहले समझो होगा क्या, अभी पकड़ के रखा हुआ था, जैसे ही हाथ हटाया ये ब्लॉक नीचे जाने लगा। बोले सर क्यों जाने लगा? अरे भाई क्योंकि इसके ऊपर mg नीचे लग रहा है इसलिए जा रहा है, ठीक। और अभी तो कोई स्प्रिंग फोर्स ही नहीं है क्योंकि x 0 है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसका x बढ़ेगा, ये खींचेगा ना बेटा, x बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ kx जनरेट होगा और इंक्रीज करने लगेगा। यानी कि अभी mg था तो नीचे गया, नीचे एक्सलेरेट कर रहा है, जैसे जैसे नीचे गया ऊपर की तरफ kx बढ़ने लग गया, ठीक है, kx बढ़ने लग गया जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन कम होने लग गया। तो ये जैसे जैसे नीचे गया इसका स्पीड तो बढ़ा बट एक्सेलरेशन कम हुआ। एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें क्वेश्चन छुपे हैं बहुत सारे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस पे फोर्स क्या हो जाएगा 0, जब ये कहां पहुंच जाएगा, बोले सर इक्विलिब्रियम में। फोर्स 0 होने का मतलब ऊपर जो kx लग रहा है वो किसके बराबर होगा, बोले सर mg के बराबर होगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा बेटा, mg के बराबर, बोले ठीक। यानी कि यहां से x बराबर कितना आएगा mg/k, पर ये x मैक्स नहीं है, x मैक्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का x है। ये किसका x है बेटा, ये इक्विलिब्रियम का x है, इक्विलिब्रियम का, यानी इक्विलिब्रियम पे जो x आएगा वो mg/k आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी, बल्कि इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच चुकी होगी, v max तक पहुंच चुकी होगी।
आप बोले सर इसको ना हम उतना रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं क्या रिलेट करवाता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम को जब छोड़ते हो, एक बॉब लिया, एक रस्सी से बांधा, छोड़ दिया, तो जब ये नीचे आता है, राइट, जब ये नीचे आता है, जब इक्विलिब्रियम पे आता है, तब तक उसकी स्पीड क्या हो चुकी होती है, मैक्सिमम। और जब बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाता है तब वापस स्पीड 0 हो जाती है। मतलब ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका स्पीड वापस 0 हो जाएगा। पहले स्पीड कितना था, 0, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया, मैक्सिमम, फिर वापस क्या हो जाएगा, 0। जहां पे 0 होगा बेटा वो वाला x होगा x मैक्स। तो एक सवाल मैंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे इक्विलिब्रियम वाला x कितना, जब स्पीड मैक्स हो तब x कितना, तो mg/k। और x मैक्स मैं बताता हूं, x मैक्स कितना आसान है। अब आसान है, सीधे सीधे हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन तो दिख ही नहीं रहा है। बोले ठीक है सर, इसको बोलते हैं 2 फाइनल, इसको बोलते हैं 1, कोई दिक्कत, दिमाग से सुनना है। इसके अलावा देखो हाइट बदल रही है, पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टली चल रहा था, हाइट नहीं बदल रही थी, तो mgh का पॉइंट ही नहीं था, बट यहां पर हाइट बदल रही है, mgh का पॉइंट आएगा। यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर रेफरेंस भी ले लेता हूं, ठीक है, हाइट की वजह से। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, u1 मैं लिख रहा हूं सीधे u1 प्लस k1, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, u2 प्लस k2। देखो मैंने ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलाऊंगा, बट ये बहुत काम की क्लास है बेटा, बता रहा हूं तुमको, छोड़ना नहीं है इसको, पूरा क्लास है इफेक्टिव। u1 प्लस k1 इक्वल टू u2 प्लस k2। u1 का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा यहां पर स्प्रिंग की कितनी होगी, 0, क्योंकि x 0 है स्प्रिंग में। लेकिन क्या ये रेफरेंस से, क्या ये हमारे रेफरेंस से x मैक्स ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि यहां से लेके देखो ये x0 ये x मैक्स, यानी यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, बोले सर यहां से यहां तक तो x मैक्स है, और ये ऊपर है तो प्लस, यानी यहां लिखना चाहिए mgx मैक्स। ये ग्रेविटी की वजह से, हाइट की वजह से एनर्जी आई, स्प्रिंग की वजह से क्या थी, 0 थी, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। बोले ठीक है सर, अब बढ़ो आगे, ये 0 थी, जब 2 पे पहुंचे फिर से काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि फिर रुक गया। बोले हाँ सर। अब जब रेफरेंस पे आ गया, यानी जो रेफरेंस था वहीं पे आ गया वर्टिकली, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की क्या हो गई, 0। लेकिन स्प्रिंग कितनी खींची हुई है, x मैक्स, इसलिए स्प्रिंग की एनर्जी कितनी, हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। मैंने कहा कोई डाउट बेटा, बोले सर कोई डाउट नहीं, मतलब यहां से आपकी जो एनर्जी निकल के आई वो आई हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड, यहां से x मैक्स को 2 बेटा काट, और यहां से x मैक्स का जो वैल्यू आएगा, आलू नहीं वैल्यू, आलू क्या होता है यार, बाप रे मैं भी थकने लग गया। x मैक्स सोना नहीं है बेटा, x मैक्स आएगा 2mg/k, कितना आएगा बेटा, 2mg/k, ठीक है। तो बेटा जब भी एक ब्लॉक को आप ऐसे रिलीज करोगे तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम तक mg/k और मैक्सिमम 2mg/k, इक्विलिब्रियम का डबल। तो कभी बेटा स्प्रिंग में x मैक्स पूछता है ना, आप इक्विलिब्रियम का निकालो, कितना आसान है, kx बराबर mg, खत्म, आ जाता, उसका डबल कर दो। मैंने कहा था इसको ऐसे याद रख लेना, है ना, डेटा को याद रख लेना, बहुत जगह ये काम आता है बेटा। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यानी आंसर आना चाहिए 2mg/k, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहीं पे वीडियो पॉज कर लो, पूरा सोल्यूशन लिख लो, ब्रेन में अच्छे से समझा लो, 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बेटा ज्यादा नहीं, 3-4 सवाल और हैं, फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। अब सारा कुछ आता है आपको पहले से। देखो अब बोल रहा है कि ए भी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां पे अपने पास एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, m मास का, ठीक, और आपको ये बोला गया है कि एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये हाइट कितनी है 6.3, ये हाइट कितनी है 3.8, आप खुद कर लोगे इसको तो, पर सुनते जाना फिर भी, ठीक। 30 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल, और इतना है, इतना है, इतना है, पढ़ पा रहे हो ना, बोले हाँ सर। अब ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम ए इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0, रेस्ट पे, वेलोसिटी ऑन रीचिंग पी। मतलब क्वेश्चन ये है बेटा कि कुल मिला के एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक का मास नहीं है क्या, कट जाएगा, m मास का मान लेते हैं, इसको आपने रेस्ट से रिलीज किया, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। जब ये बेटा b पे पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, v। आपको बेटा ये v का वैल्यू बताना है,
ठीक है, v का वैल्यू आपको बताना है। ठीक बेटा, मुझे बताओ क्या फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है? बोले सर नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा नहीं दिखाई दे रहा तो क्या लगाऊंगा? बोले सर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या जरूरी है? 1 और 2 पोजीशन और रेफरेंस हमेशा फिक्स है। बोले ठीक है सर। तो बेटा देखो रेफरेंस जनरली आप कहां ले लेते हो? मैं क्या करता हूं बेटा, मैं तो रेफरेंस हमेशा जो मुझे ठीक लगता है उस पर लेता हूं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो आइडिया लग पाएगा। हमेशा बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैं रेफरेंस लेता हूं 90% ऑफ द केसेस में, बॉटम मोस्ट पॉइंट को। ठीक है, तो मैंने इसको रेफरेंस ले लिया। मतलब ये कि मैंने कह दिया कि भाई मेरे लिए तो ये वाला पार्ट रेफरेंस है, ये रेफरेंस, यानी यहां की एनर्जी 0 होगी। और हाइट बदल दी थी तो ग्रेविटी की एनर्जी आई। ठीक, स्प्रिंग है ही नहीं तो बात ही नहीं करनी है। और दो ही तरह की एनर्जी देखिए। बोले ठीक है सर। फिर से क्या लिख दिया बेटा, u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2। ये अपनी कौन सी चीज है बेटा? 1। ये कौन सा हो जाएगा? 2। देखो 1 पे ये कितनी हाइट पे है? यहां से रेफरेंस से ये 6.3 और ये 3.8 है। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 में से कितना माइनस कर दिया? 4। अरे कितना आएगा? 6.3। ये भगवान, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2, तो उधर से आ गया 2.5 आ जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट। तो अगर ये 2.5 है यहां से लेकर के यहां तक का, कितना? 2.5 मीटर है ना। देखो 3.8 और 5, 4.3, 6. करेक्ट, एकदम सही किया मैंने कैलकुलेशन। तो यहां से बेटा u1 जो आएगा वो आ जाएगा mg, और देखो कितना ऊपर है? 2.5 ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी बेटा? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रेफरेंस पे पहुंच चुका है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिख दोगे? हाफ mv²। बेटा अब देखो यहां से m से m को काट देना और v का वैल्यू खुद से निकालोगे। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। राइट, सो यू विल सॉल्व इट। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, यू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट और कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ तुम सुनते भी हो। राइट, तो ये इस तरह से बेटा देखो अभी भी हमने क्वेश्चन यही लिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत सिंपल सा फंडा था। करेक्ट, तो हमने सीधा एनर्जी कंजर्वेशन किया और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। जब तक फ्रिक्शन नहीं दिखेगा मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाना, वो मेरा बड़ा हथियार है, उसको संभाल के रखूंगा। जब वर्ल्ड वॉर होगा तब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा जिसको कॉपी करना है वीडियो पॉज मार के फट से कॉपी करता हूं। अगला सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल, अब अगला हथियार निकालना पड़ेगा। अब की बार रफ दे दिया, बाकी सब वैसा का वैसा है। यानी अब की बार सिचुएशन वही की वही है, सिचुएशन अभी भी वही की वही है। वही ब्लॉक m मास का, वही 0 से स्टार्ट कर रहा है, वही यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने पे स्पीड बतानी है और म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1 है। ठीक है, अब अपने को करना है बेटा। अब देखो दिमाग से सुनना, दिमाग से। अब रेफरेंस का काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्रिक्शन दिखा हमारे दिमाग में टनाटन घंटियां बज रही हैं। बोले सर कौन सी घंटियां बज रही हैं? अपने दिमाग में घंटियां बज रही है कि भाई फ्रिक्शन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये देखना, ये तुमको और भी आसान लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सबसे पहले क्या ऑल द फोर्सेस शो करेंगे? बोले यस सर करेंगे। तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? बोले सर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? हमारे हिसाब से एक तो mg लग रही है। मैंने कहा एकदम सही जवाब बेटा। एक हमारे हिसाब से नॉर्मल लग रही है, मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। और एक हमारे हिसाब से फ्रिक्शन लग रही है, स्लाइड कर रहा है मतलब एफ मैक्स, मतलब म्यू mg लग रही है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। तो मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो कितनी आसानी से लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हलवा है, बहुत ही हलवा है, बहुत ही हलवा है। बोले ठीक है, बोले ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब आप याद करो, मैं लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं ये चीज, राइट, कि वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल तो वैसे ही 0। बोले करेक्ट है सर। वर्क डन बाय mg याद करो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भाई mg कहां लग रही है? नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? नीचे। नीचे का डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से लेके यहां तक गया तो मुझे कितना निकल के आया? 2.5 मीटर निकला था। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं mg मल्टीप्लाइड बाई 2.5। आप बोलोगे सर प्लस माइनस का क्या करेंगे? अरे mg कहां लग रहा है? बोले सर नीचे लग रहा है, तो mg अगर नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे है तो पॉजिटिव वर्क डन। क्या बड़ी बात है सर? बोले ठीक है सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। फ्रिक्शन का वर्क ये मैंने सीधे लिखवा दिया था कि माइनस म्यू mg इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट।
करेक्ट, ये मैंने याद करवाया था आपको फ्रिक्शन का कि कैसा भी वेज हो म्यू इंटू एम जी नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव लगेगा। म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दे रखा है, यानी इंटू कितना 10 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। एम कट जाएगा, आप खुद बेटा यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, वी का वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, अब अपने लेवल पे निकाल लेना या खुद से कर लेना, जो भी आंसर आएगा चेक कर लेना, ठीक है। ऑल्दो और जो भी आंसर आएगा ना, ऑप्शन छोड़ो, तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कितना आएगा, करेक्ट। सो प्लीज पुट दी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और आई नो कि आप में से कुछ बच्चे आंसर निकाल के जरूर से डालेंगे, राइट। यू नीड मोटिवेशन, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन, ठीक है। तो प्लीज, है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, मशीन से थोड़ी चलता हूँ, बटन दबाया चल गया, बटन दबाया बंद हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ना अच्छे से आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में डालना, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप सुन रहे हो, है ना, मुझे लगेगा कि बच्चों से बात कर रहा हूँ, लगेगा कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, बस एक थोड़ा रियल लाइफ फील आ जाएगा, थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसे कॉपी करना बेटा कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि आपको एक फिक्स्ड कर्व दे रखा है, ठीक है, फिक्स्ड कर्व ट्रैक दे रखा है, और आपको बोला कि बॉडी है मास m की, यानी एक m मास की बॉडी है, स्लाइड कर रही है क्वाड्रेंट पे, रेडियस आ रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शन, द बॉडी स्टार्ट्स स्पीड एट द बॉटम ट्रैक। कुछ नहीं है, हलवा है, पिछले वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। अपने पास m है, ठीक, ये जब यहां पहुंचेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो हमें बताना जब ये यहां पहुंचेगा तब इसका कितना स्पीड होगा। ऑफकोर्स ये कितना नीचे आ जाएगा, r, क्योंकि बेटा क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, ये v निकाला था। मैं बस एक चीज कहना चाह रहा था आप लोगों से, है ना, ध्यान से सुनना, बैक करूं, एक बार एक चीज दिखाना चाह रहा था। देखो यहां पे अगर बेटा मैं ये h को h नहीं रखता, सिर्फ h लिख देता, तो mm कट जाता, यहां से आप चाहो तो v का फॉर्मूला निकल के आता बेटा √2gh। जब भी स्मूथ वेज वगैरह होते हैं ना, तो v का फॉर्मूला आता है √2gh, याद कर लिया करो उसको। स्मूथ होना चाहिए, लेकिन स्मूथ होना चाहिए। बोले सर इसको कैसे इस्तेमाल करोगे, मैंने कहा दिखाता हूं, ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इसीलिए था। अब आप देखो h यानी कि कितना हाइट नीचे आ रहा है, बोले सर r नीचे आ रहा है, मैं कहा मैं नहीं सॉल्व करूंगा, सीधे लिखूंगा आंसर, √2g इंटू कितना r, √2g आ गया आंसर। समझ गए बात को, मैंने इसीलिए उठाया था। तो आप चाहे सेमी सर्कुलर हो, कुछ क्वाड्रेंट हो, कुछ वेज हो, कुछ वेज का कॉम्बिनेशन हो, कुछ टेढ़ा बाका कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्मूथ है, एच हाइट वर्टिकली नीचे आता है, वर्टिकल हाइट ध्यान रखनी है बेटा, तो √2g शुड बी द आंसर। आप याद करो ना बेटा, काइनेमेटिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी जमाने में आपने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था कि एच हाइट से किसी बॉडी को गिराओगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh। तो ये इफेक्टिवली बेटा वही चीज है। हमने कहा ना mg नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसे जाए या सीधे नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीधे नीचे जाने का कितना आता है, √2g। बोले सर ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अपना टाइम बचा देगा। मैंने कहा यस यस यस, ठीक है। अगला सवाल, अब बेटा ये काम का सवाल है, मुझे लग रहा है ये अपना शायद आखिरी सवाल है ना, आखिरी सवाल है ये बेटा। बेटा इस पार्ट को ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, और ये ऐसा नहीं कि टफ है, ये गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फंस जाते कभी कभी ट्रिक्स में, है ना। तो ध्यान से सुनो, हमने कहा हमारे पास m मास का एक ब्लॉक है, ठीक, और एक हमारे पास दूसरा भी कितने का है, मूवेबल ट्रैक ऑफ वन क्वाड्रेंट ऑफ सेम मास, इसका मास भी m है, ठीक है। और अब की बार ये मूवेबल है, मूवेबल मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, यानी अब ये चल सकता है। मतलब जब ये नीचे आएगा, है ना, पेशेंस के साथ सुना, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरी क्लास का। ये जब नीचे पहुंचेगा तब तक ये वेज भी चलना शुरू कर देगा, मतलब ये चुप नहीं बैठेगा, ये इसके ऊपर से जाएगा तो बोलेगा नहीं मैं भी पीछे जा रहा हूं भाई, और जाएगा भी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, जाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तब तक इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी v1, लेकिन तब तक इसके पास भी स्पीड आ चुकी होगी v2, यानी अब की बार दोनों चलेंगे बेटा, दोनों चलेंगे, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, हम फिर से वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं दिख रही है। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो 1 2 अपने को पता है, ठीक, रेफरेंस चाहिए लिख देते हैं, ठीक है, रेफरेंस अपन लिख देते हैं इसको, ठीक, और अपने को पता है कि भाई रेफरेंस अभी कितना ऊपर है, बोले r, तो बेटा पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दी, बोले mgr, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि रेफरेंस पे आ गए, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2। अब m2 भी कितना है, m, और इंटू v2 स्क्वायर। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, भाई कोई खराबी नहीं है, दिमाग में आ सकता है सर क्या डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बेटा काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी v स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव,
बोले ठीक है सर। यानी ये इक्वेशन हमने कहां से लिखी बेटा, ये हमने लिखी एनर्जी कंजर्वेशन से। बोले ठीक है सर, यही पढ़ा भी था अभी तक हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दिक्कत अब आएगी, V1 V2 दो वेरिएबल, ठीक, इक्वेशन एक है, तो अपने पास दो वेरिएबल एक इक्वेशन, एक एडिशनल इक्वेशन चाहिए। तो जब भी वेज फ्री होता है मूव करनी, जब भी बेस पे जिस पे रखा है वो भी अगर चल रहा है, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन देखो कहां से आती है, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, बोला मोमेंटम कंजर्वेशन। आप अगर देखोगे, और ये मेरा पूरा का पूरा एक सिंगल सिस्टम है भाई, ये दोनों को अगर मैंने एक सिंगल सिस्टम ले लिया, तो आप बताओ क्या हॉरिजॉन्टल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी? आप बोलोगे सर नहीं लगेगी, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में वेट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल पे नेट, अगर दोनों को एक मान लिया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इसलिए बेटा आप लिख सकते हो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ऑफ कोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये जो छोटी छोटी चीजें लिखता हूं ना बेटा, ये कॉन्सेप्चुअली एक्चुअली काम की होती है ना, लेकिन क्या करें, बताना जरूरी है, बहुत जगह तो नहीं बताते क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो ब्लंडर हो ही जाएगा नहीं तो, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल है, ठीक है। अब देखो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, 0, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। फाइनली आगे वाले का कितना आएगा, mv1। अब साइन का सिग्निफिकेंस है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो आगे वाला पॉजिटिव माइनस पीछे वाला नेगेटिव, अपने आप बेटा m से m कट जाएगा, v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2। मैंने एक्चुअल में सिंपल डेटा लिया है, कभी m3 m2 m दे सकता है, तो स्पीड आ गई v1 v2 बराबर। अब यहाँ v1 और v2 बराबर कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, बेटा यही अपना क्वेश्चन बेटा, समझ गए बात को। तो आई होप ये पूरा पार्ट समझ आया होगा बेटा आपको अच्छे से, है ना, अच्छे से इसको कॉपी कर लेना, समझ लेना। मूवेबल वेज में एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक इक्वेशन बेटा कहां से, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। विद दिस आई रैप अप दिस क्लास। और बेटा देखो ध्यान से सुन लेना, आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, अभी हमने वर्क पर एनर्जी का मेजर पोर्शन खत्म कर दिया, अब बस 3 पार्ट बचा है। पावर, जो कि छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 20 मिनट का या हाफ एन आवर का। इसके अलावा कोलिजन बचा हुआ है जो एक मेजर टॉपिक है, और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, करेक्ट। तो मैं अब एक पार्ट डालूंगा जिसमें पावर और कोलिजन एक साथ डालूंगा, और वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको। तो लेक्चर 3 अटेंड करने से पहले दोनों लेक्चर वर्क पॉइंट अच्छे से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद डालूंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा हाफ एन आवर 40 मिनट्स का लेक्चर, जिसमें पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक साथ ले आऊंगा। और मैं बता रहा हूं बहुत बढ़िया लेक्चर है, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स यूज की हैं जो आपकी जीवन को आसान कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। उसके बाद हमारा WP खत्म हो जाएगा, फिर हम रोटेशनल के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। अगर आपको लगता है कि लेक्चर वाज यूजफुल, अच्छा था, बढ़िया सवाल थे, सारा चीजें कम टाइम में कंसाइज करके एक बढ़िया तरीके से रिवीजन के लिए हेल्पफुल है, तो बेटा प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, है ना। और हाँ, मैं ये भी देखता हूं कि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और बाकी लोग बोलते भी है कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू फील लाइक, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा था और आगे भी आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, राइट, तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट, यू कैन लाइक आवर वीडियोस। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो वही बात बोलूंगा एज अ टीचर, बेटा इसको ना स्प्रेड करो टू द स्टूडेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। तो वो भी पढ़ें, हर कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर वो देखते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बच्चे और भी तो देखते रहते हैं, इतने सारे मीमर्स वालों के, फालतू PUBG के वीडियो देख रहे हैं, और नहीं तो वही चल रहा है, क्या बोलते हैं, कुछ कुछ चलता रहता है टाइम पास के लिए। तो उन सबसे अच्छा है कि वो कुछ क्वालिटी चीज देखते हैं, है ना, तो घर बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज स्प्रेड इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें रिक्वायरमेंट है, जिन्हें हेल्प चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा स्टे सेफ एट होम, टेक केयर, स्टे स्टडी बेटा, स्टे स्टडी क्या मतलब, कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड, पढ़ाई रुकनी नीचे बेटा, लगे रहना है, राइट। चलो बाय बाय।